हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AMU जामिया दोनों के लिए 11th आर्ट्स या कॉमर्स का एंट्रेंस होगा, उसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपको पूरा कोर्स मिलेगा यहाँ इस चैनल पर। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप अगर जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो, जामिया के आर्ट्स या कॉमर्स की, तो आपको NCERT पढ़नी होती है। इसके अलावा आप सफ़ीकुर रहमान की गाइड फॉलो कर सकते हैं MCQ सॉल्व करने के लिए। अगर आप AMU का आर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप NCERT से पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें NCERT की होती हैं और इसके अलावा आप कॉन्सेप्टम की गाइड फॉलो कर सकते हैं MCQs के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्रैक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम आसानी से। लेकिन जो बेसिक ब्लॉक है वो है NCERT, और NCERT पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो आज से हम पढ़ेंगे NCERT 11th का। मैं बहुत ही समराइज वे में पढ़ाने वाली हूँ, बहुत लंबी वीडियोस नहीं। जितना ज़रूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल ओनली टेल दैट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि डेवलपमेंट के गोल्स जो होते हैं हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से? जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर है, अगर कोई लैंडलेस लेबर है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, ये आपको याद रखना है। उसको हो सकता है चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने के लिए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, या फिर वो स्कूल चाहता हो अपने छोटे बच्चों को भेजने के लिए स्कूल पर। उसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, उसे एक लीडर बनने का हक मिलना चाहिए कि वो भी कभी अपने विलेज का लीडर बन सके। ठीक है, ये एक गरीब किसान की बात है, एक ऐसे लेबर की बात है जिसके पास ज़मीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रॉस्पेरस जो इंसान है, पंजाब का बहुत प्रॉस्पेरस किसान है, उसके क्या इन गोल्स हो सकते हैं, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? वो ये चाहता है कि मेरे फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा मुझे चीप लेबर्स मिले, या फिर मैं अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में भेज सकूँ स्टडी के लिए। तो आपको डिफरेंस दोनों में दिखा होगा कि एक ये चाह रहा है कि मुझे गांव में ही काश कोई स्कूल मिल जाता, मैं अपने छोटे बच्चों को पढ़ा सकता। वहीं दूसरी तरफ दूसरे किसान का इतना बड़ा गोल है कि मैं फॉरेन भेज सकूं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हर इंसान के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। मेरी ख्वाहिश कुछ और होगी, अब मुझे लगेगा जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तब मेरा डेवलपमेंट होगा, तब कंट्री में डेवलपमेंट होगा। आपकी ख्वाहिश कुछ और होगी, आप कुछ और चाहते होंगे कंट्री से, डेवलपमेंट से। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब था हर इंसान का गोल डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, ये जो आपको NCERT में ये पेज दिया गया है, यहाँ से आपने याद रखना है कि किसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रिच गर्ल जो है अर्बन फैमिली से, उसके क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। जितने उसके भाई को चीज़ें मिलती है उतना इसको भी मिलना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ भी कर सके अपने लाइफ में। तो ये वाला पेज देख लीजिएगा एक दफ़ा कि किसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट जो लाइन है वहाँ पर मूव करते हैं। ये आपका लाइन है सबसे इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू What may be development for one may not be development for the other। यही बात फिर से कि सारे जो इंसान हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट डिफरेंट है। जो एक के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं डैम बनना होता है, एक डैम बनने वाला है, आधे से ज़्यादा लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है कि हाँ डैम बन जाएगा तो विकास हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं जिनको हटाया जा रहा है जगह से, कह रहा है जगह खाली करो, यहाँ डैम बनने वाला है, तो क्या वो लोग खुश रहेंगे? आप उनको हटा रहे हो उनकी जगह से और कह रहे हो यहाँ पे डैम बनना है, तो वो खुश होंगे? उनके घर बार उनसे छीने जा रहे? नहीं ना। तो कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है डैम बनना, वहीं कुछ लोगों के लिए उनका घर छिन रहा है, उनकी आज़ादी छिन रही है, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। सो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इस पैरा में आपको बताया गया है कि इनकम के अलावा
और भी कई सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो इंसान को चाहिए। इनकम सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, ठीक है। हम जहाँ सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसे के अलावा भी हमें कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, आज़ादी चाहिए होती है हमें, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, हमें कोई गाली गलौज ना दे, ये सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप रोड पे निकल रहे हो, आपको पे लोग पत्थर मार रहे हैं और आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या आप खुश रहोगे इस लाइफ से? बिल्कुल नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसे के अलावा कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को जीने के लिए, तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर आप देखो यहाँ पे ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पर है? ये नर्मदा रिवर पे है, ये चीज़ याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पर है। आगे देखेंगे, देखो इम्पॉर्टेंट जहाँ होगा, जहाँ एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। फिर आगे देखेंगे अब हम कि इनकम के अलावा मैंने बताया बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, इसके अलावा वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो कहीं जॉब करने, दूर किसी एरिया में जॉब करने जा रहे हो, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो क्या सिर्फ आप सैलरी देख के चले जाओगे जॉब करने? बेवकूफ़ होगे तो चले जाओगे, लेकिन जो होशियार होते हैं वो बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपको, अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आपको सही फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर में मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी देखोगे। ये मैंने क्यों बताया आपको, यहाँ से याद रखना। अगर आपसे बाय द वे, बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि जॉब अगर दूसरे जगह पे करने जाए तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न और सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। समझ में आई बात? फिर ओवरऑल जो लाइन थी, ये पैरा हमें क्या समझाना चाह रहा था? डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब डेवलपमेंट के लिए किसी एक गोल नहीं होता, कोई एक गोल नहीं होता कि इनकम ही गोल है, बस हमें पैसा ही पैसा चाहिए। डेवलपमेंट के लिए हमारे कई सारे गोल होते हैं, हमें एक साथ कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट लुक फॉर एट मिक्स ऑफ गोल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट का है। यहाँ से याद रखना है नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? पूरे नेशन का डेवलपमेंट होना कहलाएगा नेशनल डेवलपमेंट। पूरे नेशन का मतलब पूरे कंट्री का, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने देखा कि हर इंसान के गोल्स अलग अलग होते हैं, हर इंसान के गोल्स एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं, या हमें एक साथ कई सारे गोल्स को अचीव करना होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट को पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ आपके लिए डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट ना हो, तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है। इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन could have different as well as conflicting nations of country development। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपको यहाँ से कुछ नहीं याद रखना था, ठीक है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं याद रखना। अब देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है, सुनने में आता है ना, अमेरिका इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया, बांग्लादेश इज लीस्ट डेवलप्ड देन इंडिया। तो ये हम किस बेसिस पे कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री ज़्यादा अच्छी है, ये कंट्री ज़्यादा बेकार है? इसके पीछे रीज़न होता है, आगे देखेंगे क्या क्या रीज़न होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो कंट्रीज होती हैं उनको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। किसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं? एवरेज इनकम के बेसिस पे। इनकम के बेसिस पे, ये इनकम क्या होती है? द एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर कंट्री में 10 लोग रहते हैं, कंट्री में 10 लोग रहते हैं और इन 10 लोगों की कमाई कितनी है? इन 10 लोगों की कमाई है 100 रुपये, मतलब हर इंसान 10-10 रुपये कमा रहा है। तो आप क्या करोगे? इनकम को 100 लोगे और अपॉन पॉपुलेशन कर दोगे, जो आंसर आएगा आपका वो होगा एवरेज इनकम। समझ में आई बात? टोटल पॉपुलेशन जो होगा
टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे आपको एवरेज इनकम मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, ये लाइन याद रखना। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो दो चीज़ें याद रखोगे यहाँ से। एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम इज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इसके अलावा आपने याद रखना एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पूछे या एवरेज इनकम पूछे, दोनों सेम बात होगी। आगे देखेंगे अब हम। चलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो आंसर क्या रहेगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है इनकम के बेसिस पे। ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम $49,030 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उनकी इनकम $49,300 से ज़्यादा है, उन्हें हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज का दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया उन्हें? हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज। तो ये डेटा 2019 का है। एनसीईआरटी जो है आपकी वो 2019 में ही लास्ट हुई थी अपडेट, तो ये डेटा उसी टाइम का है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि एंट्रेंस देने से पहले अगर कोई रिसेंट में डेटा आता है, अभी के लिए नहीं, जब आपका एंट्रेंस करीब आने वाला होगा तो कोई रिसेंट में डेटा आता है तो आप उसको देख कर जाएंगे, साथ ही साथ इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर चलिए 49,300 के ऊपर वाले क्या होंगे? हाई इनकम कंट्रीज होंगे, और जिनके पर कैपिटा इनकम $2500 से कम होंगे उन्हें लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा, ठीक है। हाई इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। इंडिया जो हमारा है, इंडिया वो किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में आता है। इसका पर कैपिटा इनकम 2019 में कितना था? $6,700, ठीक है, इतना था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे। चलिए, जो जनरली जो कंट्रीज है, रिच कंट्रीज कौन थी? अभी देखा ना हमने, जिनका इनकम हाई था। तो जो जनरली रिच कंट्रीज हैं वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे मिडल ईस्ट को छोड़ के और कुछ छोटी कंट्रीज को छोड़ के सारी रिच कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिच कंट्रीज और ऑल्सो डेवलप्ड, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अब आपको देखना है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आपने देखा इनकम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है कंट्रीज को, कौन सी रिच हैं, कौन सी हायर इनकम है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप ये देख लीजिए डेटा, यहाँ पे देखेंगे आप कि इनकम के बेसिस पे 3 स्टेट्स को कंपेयर किया गया। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, केरला का उससे कम, और सबसे गरीब है बिहार। ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, आपको डेटा याद नहीं रखना, बस अभी देखिएगा हरियाणा सबसे ज़्यादा है पैसे के मामले में, केरला उससे कम है, बिहार उससे कम है। अब आगे देखो, आपको दूसरा डेटा दिया गया है। यहाँ पे स्टेट्स को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। पहले समझ लेते हैं इन टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर एरिया। 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से कम की उम्र में मर जाते हैं एज कंपेयर टू 1000 चिल्ड्रंस, उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहेंगे? 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल से कम उम्र में हो गई है, उस रेशियो को, उस प्रोपोर्शन को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट
पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 या 7 साल से जितने भी अधिक एज के लोग हैं उनमें से कितने लोग लिख या पढ़ ले रहे हैं, उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 7 एंड अबव एज ग्रुप। फिर आपका है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, 14 से 15 साल का जो एज ग्रुप है उनमें कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल एज कंपेयर टू कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, उसका जो परसेंटेज होता है, रेशियो जो होता है, वो नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में कहा जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेथ से रिलेटेड है, छोटे बच्चों के। लिटरेसी रेट पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, और नेट अटेंडेंस रेशियो स्कूल को अटेंड करने ना करने से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, केरला का 7 है, बिहार का 32 है। ठीक है, लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर केरला है, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम केरला का है। ठीक है, और साथ ही साथ नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा किसका, केरला का है। यहाँ आपको क्या समझ में आएगा कि इनकम में तो सबसे ज़्यादा हरियाणा था ऊपर, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें, नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी है, केरला की। यहाँ के बच्चे की डेथ ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के बच्चे स्कूल अच्छे से अटेंड करते हैं, तो बेटर कौन हुआ, केरला हुआ। यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा है कि सिर्फ इनकम मायने नहीं रखती। आपने देखा हरियाणा का इनकम इतना ज़्यादा था, लेकिन इनकम मायने नहीं रखती है, लाइफ में और भी चीज़ें मायने रखती हैं, इसलिए हम इसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे स्टेट्स को। आपने याद क्या रखना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखोगे और ये याद रखना, केरला का परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों में बहुत बेहतर है, केरला का परफॉर्मेंस सबसे बेटर है इन सब चीज़ों में। चलिए, फिर आपको एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सही बात है, पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। ठीक है, पैसा आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, पैसा आपको, आप मरने वाले हो तो आपको मौत से बचा नहीं सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पैसे देके नहीं खरीद सकते हो, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखेंगे, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, यहाँ के बच्चे कम क्यों मरते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडवोकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, फिर इसके अलावा PDS का फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, राशन वाला जो सिस्टम है, आई होप आपको पता होगा, राशन जो फ्री में राशन, कम पैसे पे राशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे देखेंगे अब हम नेक्स्ट BMI के बारे में। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये इसमें आपको अपने वेट लेना है, वेट आपका किलोग्राम में कितना है वो आप लोगे, उसके बाद आप अपनी हाइट लोगे मीटर में, वेट किलोग्राम में लोगे, हाइट मीटर में लोगे, और वेट को स्क्वायर ऑफ हाइट से डिवाइड कर दोगे तो आपको BMI मिल जाएगा। BMI का इस्तेमाल हम ये देखने के लिए करते हैं कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट है, मतलब आपका वेट सही है या नहीं है। तो याद क्या रखना है, BMI का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, आपको जितना भी वेट है आपका, मान लीजिए 20 किलो वेट है, 20 kg वेट लिखेंगे। आपकी हाइट कितनी है मीटर में, हाइट मेरी 4 है मीटर में, अगर तो 4 को हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही कहलाएगा बॉडी मास। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। स्क्वायर ऑफ हाइट होता है, स्क्वायर ऑफ हाइट याद रखिएगा, सिर्फ हाइट नहीं होता, स्क्वायर ऑफ हाइट होता है। फिर आपको याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, जिस तरीके से देखा ना, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, पैसे के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो पैसे के अलावा दूसरी चीज़ों के बेसिस पे कंपेयर करता है कंट्रीज़ को। किसके बेसिस पे, हेल्थ, एजुकेशन।
तीन चीज़ों के बेसिस पे कंपेयर करता है, हेल्थ, इनकम एंड एजुकेशन, हेल्थ, इनकम एंड एजुकेशन। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से सुनिएगा फुल फॉर्म यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हर साल पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, तीन के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। आगे देखेंगे अब हम क्या है, HDI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब कि आप कितना जियोगे। हम 60 साल जी रहे हैं, कोई 80 साल जी रहा है, तो इसी को कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपके जीने की कितने चांसेस है, कितनी उम्मीद है, उसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, HDI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं ये याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडिया का अभी जो 2022 के अकॉर्डिंग HDI रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है, वो है 130। ठीक है, 131 या 130 रैंक है। वहीं जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, वो 71 या 72 पर होता है। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री का परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रेट में हम इंडियन से ज़्यादा है, तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका की कंडीशन हम इंडियन से बहुत अच्छी है इन केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया? चलिए आगे देखेंगे अब हम। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या बची हुई है हमारी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताना है, हमें पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर हम अपने फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख के डेवलपमेंट करते हैं। मतलब पानी को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, कोल पेट्रोल हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख के डेवलपमेंट करो। आगे देखेंगे यहाँ पर याद क्या रखना है हमें, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली, जो ग्राउंड वाटर आजकल ज़मीन का पानी है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसे एरियाज़ में हो रहा है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है, सिंचाई की जाती है ग्राउंड वाटर से पानी खींच के। वो क्या है? वेस्टर्न यूपी और पंजाब। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा गया है? रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो ख़त्म नहीं होगा, एक बार ख़त्म होगा फिर वो रिप्लेनिश हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली बता दूं, रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप यूज़ करते जाओ वो ख़त्म नहीं होंगे, वो नेचर की तरफ से रिप्लेनिश होते जाएंगे। जैसे पानी आप यूज़ कर रहे हैं तो नेचर बारिश कर रही है, पानी का कोटा पूरा होता जा रहा है। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ कर लिया आपने, फिर उनको बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे कि कोयला वगैरह है, कोयला यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा ना तो उनको बना नहीं पाएंगे हम, तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। क्वेश्चन जो बन सकता है आपसे पूछ लेगा ग्राउंड वाटर इज एन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक बार चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको NCERT की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।